ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीत जाएंगे हम। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बरेली से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जो ये बता रही है कि लॉकडाउन जैसे मुश्किल हालातों में भी सरकारी दफ्तरों में बैठे मौका परस्त बाज नहीं आ रहे हैं और लोगों की मदद करने की जगह उनसे सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इनका परिवार जाएगा 1500 रुपए होगा इसको। ये देख लो बेचारे पहले मान नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे जो तरकीब बताई, मैंने ऐसे कर दिया। उनका परिवार बारह मांगता है यार। अगले तो बोला 2500 रुपये कम नहीं दूंगा। तो फिर मैंने इन्हें फोन करा सवेरे, तो बोले ठीक है जैसे हो तैसे करा दो। तो देख लो कुछ तो कंपनी 2 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक तुमने मतलब 1500 उनको पहले दिए हैं। हाँ। अब ये कितने मांग रहे हैं? अब इनसे बात हुई थी 1000 में, तो मैंने कहा सर अगर 500 में हो जाए तो 500 हो जाए न 500 और दे दो। ठीक है हम कोशिश करेंगे, अब जो कहेंगे हम दे देंगे। उसमें न 500 और दे दो। इनका परिवार जाएगा 1500 रुपए होगा इसको। ये देख लो बेचारे पहले मान नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे जो तरकीब बताई। बरेली जिले से एक ऑडियो सामने आया है जिसमें एक परिवार मुश्किलों में फंसा हुआ है और घर वापस जाने के लिए पास चाहता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट्रेट ऑफिस के एक कर्मचारी और पीड़ित के बीच की है, जिसमें पास देने के लिए रुपयों की मांग की जा रही है। ऑडियो से साफ है कि पास बनाने के लिए 1500 रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट कर्मी इतने पर भी मानने को तैयार नहीं है। पास बनाने वाले कर्मचारी की मान मनोबल में कलेक्ट्रेट कार्यालय का एक चपरासी भी शामिल है, जो पीड़ित को भरोसा दिलाता है कि कुछ रुपए और लगेंगे लेकिन पास मिल जाएगा। गोंडा जिले के शिव कुमार बरेली में अपने परिवार के साथ लॉकडाउन से 2 दिन पहले रिश्तेदारी में आए थे, जिसके बाद से वो यहीं पर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन 4 में जब सरकार की तरफ से राहत मिली तो शिव कुमार पिछले 15 दिनों से कलेक्ट्रेट में पास बनवाने के लिए चक्कर काट रहे थे। इनका परिवार जाएगा 1500 रुपए होगा इसको। ये देख लो बेचारे पहले मान नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे जो तरकीब बताई, मैंने ऐसे कर दिया। उनका परिवार बारह मांगता है यार। अगले तो बोला 2500 रुपये कम नहीं दूंगा। तो फिर मैंने इन्हें फोन करा सवेरे, तो बोले ठीक है जैसे हो तैसे करा दो। तो देख लो कुछ तो कंपनी 2 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक तुमने मतलब 1500 उनको पहले दिए हैं। हाँ। अब ये कितने मांग रहे हैं? अब इनसे बात हुई थी 1000 में, तो मैंने कहा सर अगर 500 में हो जाए तो 500 हो जाए। न 500 और दे दो। ठीक है हम कोशिश करेंगे, अब जो कहेंगे हम दे देंगे। उसमें न 500 और दे दो। इस दौरान पास बनाने के लिए शिव कुमार और स्टाफ के बीच लेन देन को लेकर जो भी बातचीत हुई उसका ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। डीएम ने मामले की जांच कराई और सच्चाई मिलने पर चपरासी नन्हेलाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया था और एक ऑडियो रिलीज हुआ था, तो उसको हम लोगों ने प्रथम दृष्टया देखा उसको, और प्रथम दृष्टया मामला सही पाने पे हम लोगों ने तत्काल उसको हटाया और उसको निलंबित किया और एफआईआर भी दर्ज हम लोगों ने करा दिया है उसको। कि ये सरकार को के लिए एकदम स्पष्ट है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और कोई भी इस तरह से अनियमितता करेगा तो कठोर कार्रवाई होगी। इस ऑडियो टेप के बाहर आने से साफ है कि सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाले जिम्मेदार मौका परस्ती कर रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि कोई भी सरकारी मदद आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचती है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा। और अब बात रेल यात्रा की। रेलवे के आदेश के बाद देश के सभी स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए गए हैं, लेकिन जालौन में बिना तैयारी के ही काउंटर्स खुलने से लोगों को परेशानी हो गई। तो लोगों की परेशानी बढ़ गई, लिहाजा लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उरई रेलवे स्टेशन पर काउंटर खुलते ही तकनीकी खराबी का बोर्ड लगा दिया गया, जिससे टिकट बुक कराने आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से घंटों लाइन में लगने के बाद लोगों को बिना टिकट बुक कराए ही वापस लौटना पड़ा। रुको। तो बात मेरठ की कर लेते हैं। रोशन हुए बाजारों की बात। मेरठ में दुकानों की ईद के बाद गुलजार होंगी। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ईद के बाद दुकानें खोलने की गाइडलाइन जारी की जाएंगी। प्रशासन के मुताबिक कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। मेरठ में दुकानें ईद के बाद गुलजार होती हुई दिखेंगी, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि नई गाइडलाइन के तहत दुकानें खोली जाएंगी और इसको लेकर के जो व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ बैठक की और उनसे कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। साथ ही
मास्क लगाकर दुकानों पर आना अनिवार्य होगा और उतना ही स्टाफ आए जिससे दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इस वक्त हम मेरठ के आबू लेन में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से बंद है, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि नई गाइडलाइन ईद के बाद जारी की जाएगी, जिसके अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया कि ट्रेड के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, यानी एक ट्रेड की दुकान आज खुलेगी तो दूसरे ट्रेड की दुकान कल खुलेगी। इसके अलावा एरिया वाइज भी दुकानें खोलने पर प्रशासन विचार कर रहा है, यानी अगर आबू लेन की दुकान मंगलवार को खुलती है तो बुधवार को बंद रहेगी, यानी बुधवार को दूसरे एरिया की दुकानें खोली जाएंगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जो भीड़ है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। और साथ ही जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, वो भी जो मार्केट का एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर सैनिटाइजेशन गैलरी बना रहे हैं ताकि जो भी कस्टमर मार्केट में आए वो सैनिटाइज होकर के आए। साथ ही उसी सैनिटाइजेशन गैलरी के बगल में ही एक काउंटर बनाने की बात कही गई है, जहां पर मास्क अवेलेबल होंगे और जो कर्मचारी या जो दुकानदार या फिर जो ग्राहक बगैर मास्क के आता है वो वहीं से मास्क ले लगाए और उसके बाद मार्केट में जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेरठ में कोरोना महामारी का प्रकोप है उसको देखते हुए प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है और जो दुकानदार हैं उनको भी हिदायत दी है कि वो भी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दिया है कि जो पहले से सप्ताह के 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को जो कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है वो बदस्तूर जारी रहेगा और सप्ताह के 5 दिन ही मार्केट खोली जाएंगी, जिस पर व्यापारियों ने, दुकानदारों ने सहमति भी जताई है और उम्मीद की जा रही है कि ईद के बाद मेरठ में फिर से दुकानें गुलजार होंगी। लेकिन लोगों को मार्केट खुलने की खुशी में ये नहीं भूलना होगा कि कोरोना महामारी अभी भी ज़िले में व्याप्त है और उससे बचने के लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से। बड़ी खबर, कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। देवभूमि उत्तराखंड में 3 देहरादून और 2 उधम सिंह नगर में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 151 पहुंच गई है। तो 94 एक्टिव केस हैं और आज 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। तो ये ताजे फिगर सामने आए हैं कोरोना मामले के देवभूमि उत्तराखंड से। तो राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 151 हो गई है। और चलिए अब बात उन कोरोना योद्धाओं की जो हमारे और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें मदद पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बीच लॉकडाउन में लोगों के पलायन के दर्द को साफ समझा जा सकता है, जो मीलों मील पैदल चलने को मजबूर हैं। ना घर पहुंचने का ठीक जरिया और ना ही सफर में खाने को कुछ मिल पाता है। ऐसे में गोरखपुर के ये कोरोना वॉरियर्स उन लोगों के लिए राहत बने हैं जो पैदल चलकर भी परेशान हैं, और ये योद्धा उन्हें अपने घर पहुंचा रहे हैं, साथ ही खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं। गोरखपुर के सहजनवा में कालेसर चौक पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे युवा भी हैं जो यहाँ से जाने वाली जो ट्रकें हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह से उनको भोजन, पानी, बिस्किट और अन्य जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है उसे बांट रहे हैं लगातार, और उनको पानी से लेके खाने तक की हर चीज़, हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। 8 से 10 की संख्या में ये युवा अपने खर्च पर ये व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं जो पूरे अपने गांव के मित्रों और भाइयों के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हम बात करते हैं, एक युवा हमारे साथ हैं जो कालेसर के ही रहने वाले हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश, ये बताइए कब से आप लोग मदद कर रहे हैं? हम लोग सवेरे 8 बजे से लगे हुए हैं। जितने भी बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हम उन लोगों को खाना, पानी और बिस्किट दे रहे हैं और किसी भी तरह व्यवस्था करके गाड़ी पे बैठा कर। कितना दिन हुआ है हम लोग? और खबरों के सफर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।